स्वागत है आप सभी का हाइप क्लासेस में। आज हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। होम रूल लीग आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्रीय आंदोलन का। वर्ष 1916 की यह घटना है। इसको कोई एक वर्ष 1916 की घटना कहकर छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वह आने वाले पूरे आंदोलन पर रहा और भारत की स्वतंत्रता में वर्ष 1947 में जो आज़ादी मिली उसमें एक अहम भूमिका रही है होम रूल आंदोलन की। क्योंकि इस आंदोलन ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो राष्ट्र प्रेम है, वह जागृत किया। इसने आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसने एक विचार दिया कि हमें स्वशासन चाहिए। तो होम रूल आंदोलन का बड़ा महत्व रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। यह जो समय है यह है वर्ष 1916 का। हमने पिछले वीडियो में 1913 की घटना, फिर 1914 की घटना कामागाटा मारू जहाज कांड तक किया था। अब आइए आज समझते हैं होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, जो वर्ष 1916 की एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इसकी जो जननी है, कहाँ से यह आया, यह सवाल पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन कहाँ से आया या यह विचार कहाँ से लाया गया। तो यह आयरलैंड से लाया गया था। आयरलैंड के तर्ज पर ही भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं होम रूल आंदोलन से। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने आयरलैंड के तर्ज पर ही भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखिए, तिलक ने इसी होम रूल आंदोलन के दौरान कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज पे बल था, इनका नारा भी था स्वराज। तो स्वराज पर बल था होम रूल आंदोलन में। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत तिलक के द्वारा जो किया गया, देखिए तिलक ने जो होम रूल आंदोलन शुरू किया वह अलग था, एनी बेसेंट ने अलग किया। दोनों ने अलग अलग किया, इसका क्षेत्र अलग अलग था, विचार एक ही है, साथी थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में किया। तो तिलक ने जो शुरू किया था होम रूल आंदोलन, यह अप्रैल 1916 में किया था। सवाल पूछा जाता है कि तिलक के होम रूल आंदोलन का समय, फिर एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का समय। तो आप ध्यान रखेंगे तिलक का क्या था, अप्रैल 1916, और एनी बेसेंट का यदि पूछा जाएगा तो सितंबर 1916। तो अप्रैल 1916 में कहां से, तो बेलगाम में इसका गठन किया गया। बेलगाम में इसकी घोषणा की गई कि हम होम रूल आंदोलन शुरू करेंगे। बेलगाम में घोषणा की गई कर्नाटक में, और तिलक ने इसे पूना से प्रारंभ किया। सवाल पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन का गठन कहाँ हुआ, तो बेलगाम में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो पुणे से। क्षेत्र कौन सा था, तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उसका क्षेत्र कौन सा था, तो यह भी महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जाता है। कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बंबई जो है वह एनी बेसेंट के होम रूल के प्रभाव में था। उसके बाद मध्य प्रांत और साथ ही साथ बरार, ये चारों क्षेत्र का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो कार्य क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र बंबई को छोड़ दीजिए, मध्य प्रांत और बरार, इसमें जो है तिलक के होम रूल का प्रभाव रहा। उसके बाद आइए, जो शेष भारत बचता है उसमें एनी बेसेंट का जो प्रभाव रहा वह शेष भारत, इसको छोड़ दीजिए, बंबई को शामिल कर दीजिए और बाकी ये चार जगह को छोड़ दीजिए। तो शेष भारत पर किसका प्रभाव रहा, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का, जिसकी शुरुआत सितंबर 1916 में अडयार से हुआ था। कहां से हुआ था, अडयार कहाँ है, मद्रास। तो अडयार मद्रास से इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की। तो समय याद रखेंगे एनी बेसेंट का, सितंबर 1916, अडयार महाराष्ट्र, अडयार मद्रास से। वहीं तिलक का अप्रैल 1916, शुरुआत कहां से, तो पुणे से। जो मुख्य सहयोगी रहे किनके, एनी बेसेंट के जो मुख्य सहयोगी रहे वो कौन कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल और सीपी रामास्वामी अय्यर और जॉर्ज अरुंडेल जो थे वह एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के मुख्य सहयोगी थे। इनके सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट के होम रूल के जो सदस्य थे वो बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनका नाम भी कुछ मैंने लिखा है, वो आपको याद रखना है। जैसे मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, CR दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी, ये कुछ नाम हैं जो कि कौन थे, होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट वाला था
उसके सदस्य थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र था, इसमें एनी बेसेंट के होम रूल का ही ज़्यादा प्रभाव था। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए तो उन्हीं इसी का प्रभाव था, गुजरात आइए इसी का प्रभाव था, तो इसके ये लोग सदस्य बने थे। एनी बेसेंट को इसके बदले जो परिणाम सामने आया, एनी बेसेंट एक फेमस लीडर भी बन गई, और 1917 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसमें वह अध्यक्षता भी की। कौन? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। कौन? एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू 1925, और यदि पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई, तो एनी बेसेंट। पहली महिला भारतीय, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष भी बनी वर्ष 1917 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। अब देखिए, एनी बेसेंट ने जो है 2 पत्रिका प्रकाशित किया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इस न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने क्या किया, तो स्वशासन की मांग की, स्वशासन की मांग की। तो होम रूल का मतलब ही था, होम रूल मतलब स्वशासन, तो स्वशासन की मांग की अपनी पत्रिका के माध्यम से। ठीक इसी तरह से तिलक ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 पत्रिका, एक मराठा नाम से जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और एक केसरी नाम से जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इन दोनों पत्रिका के माध्यम से क्या किया, स्वशासन की मांग की थी। किसने? तिलक ने और एनी बेसेंट ने अपने अपने पत्रिका के माध्यम से। तो स्वशासन की मांग की गई। अब देखिए, अगस्त 1917 ईस्वी में मोंटेग्यू का एक घोषणा पत्र आता है, और इस घोषणा पत्र में उत्तरदायी सरकार की जो मांग है, एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो मांग थी, वह क्या है, उसको स्वीकार किया जाता है कि हाँ ये आवश्यक है। तो यह परिणाम था किसका? इसी होम रूल आंदोलन का। तो अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा में इसको शामिल किया जाता है, और वर्ष 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 का एक्ट आता है, तो उसमें इन चीज़ों को शामिल भी किया जाता है काफ़ी हद तक। तो कहा जाता है कि 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, वह एनी बेसेंट और तिलक के होम रूल आंदोलन के प्रभाव की वजह से था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ समझौता भी होता है। लखनऊ समझौता पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन और आप समझ लीजिए कुछ और तथ्य को होम रूल आंदोलन से। ब्रिटिश सरकार ने 1917 जून के माह में क्या किया, जो मुख्य नेता थे किसके? होम रूल आंदोलन के, उसको क्या किया, जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश में विस्तारित हो रहा था, इसका प्रचार प्रसार हो रहा था, और राष्ट्रवाद की जो एक नई पीढ़ी है, राष्ट्रवादियों की जो एक नई पीढ़ी है, वह तैयार हो रहा था। तो जेल किसको किसको भेजा गया? एनी बेसेंट को, अरुणडेल को, बीपी वाडिया को, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। इन तीनों को क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा जेल भेज दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुचलने का एक प्रयास था इस आंदोलन को। इसके विरोध में जब इनको जेल भेजा गया, तो इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, सर की जो उपाधि उनको मिली हुई थी अंग्रेजों की तरफ से, उसको वापस कर दिया था, सरकार को उसका त्याग कर दिया था। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि कब त्याग किया था, तो जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा होम रूल आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था, इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय। ठीक है, तो एक परिणाम हमने यहाँ जिक्र किया था कि इनके ही प्रयास से, होम रूल के नेता के प्रयास से, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से लखनऊ समझौता हुआ था वर्ष 1916 ईस्वी में। इसमें क्या कुछ हुआ था, इसको समझिए। देखिए, लखनऊ समझौता का मतलब क्या है कि वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता है वह अंबिका चरण मजूमदार के पास रहता है, अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप लखनऊ अधिवेशन के बारे में। इसमें 2 तरह के समझौते होते हैं, एक तरफ गरम दल और नरम दल, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में बट गया था 2 भागों में, गरम और नरम, वह एकजुट हो जाते हैं। तो उग्रवादियों या क्रांतिकारियों की वापसी होती है कांग्रेस में, और इसके पीछे प्रयास किसका रहता है, तो एनी बेसेंट और तिलक का, यानी कि होम रूल आंदोलन का। तो एक समझौता तो यह था। दूसरा समझौता क्या था, तो दूसरा आप विभाजन भी याद कीजिए। दूसरा विभाजन क्या था, कांग्रेस से मुस्लिम लीग का अलग होना, यानी कि मुस्लिम लीग एक पार्टी 1906 में बनती है, यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता होता है। तो 2 समझौता लखनऊ समझौता के अंतर्गत होता है, एक नरम दल और गरम दल के बीच जो वापस आते हैं, और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया इसी लखनऊ समझौता में। तो इसीलिए वापसी जो हुई थी, या यूं कहे कि समझौता जो हुआ था मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ, उसके पीछे कारण यही था,
कि कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि पृथक निर्वाचन मंडल हो मुसलमानों के लिए और उसके सदस्य जो है उसके ही मतदाता के द्वारा चुने जाए, तो इस मांग को क्या किया था, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो इस मांग को स्वीकार करने का ही ये प्रतिफल था। 1909 के ही जो मार्ले मिंटो सुधार था, मार्ले मिंटो एक्ट था, उसी में पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। कांग्रेस ने उसमें स्वीकारा नहीं था, लेकिन इसने स्वीकार कर लिया, इसलिए दोनों के बीच क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। अब देखिए मदन मोहन मालवीय इस समझौता के खिलाफ थे। किस समझौता के, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ उसके खिलाफ थे मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया कई बार, कौन खिलाफ थे, ठीक है, किसने विरोध किया था। बाद में जब असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 चला और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना होता है, उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो इस स्थगन से मुस्लिम लीग क्या होता है, दुखी होता है, गुस्सा होता है और फिर कांग्रेस से उसका संबंध टूट जाता है। तो कुल मिलाकर जो है वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता का बड़ा विशेष महत्व है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए 16 तक हम पहुंच गए हैं और 17 से 1917 में पहली जो चंपारण सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा अब जो शिफ्ट करेंगे वह गांधी युग में शिफ्ट कर जाएंगे और फिर हम देखेंगे किस तरह से गांधी का प्रभाव पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ेगा। लेकिन जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो अभी चलती रहेगी, अभी उसको भी हम लोग आगे समझते रहेंगे, लेकिन गांधी युग का यहाँ से प्रवेश होगा। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको होम रूल आंदोलन को समझाया और लखनऊ समझौता के बारे में समझाया। तो आप इसे देखते रहिए, समझते रहिए अच्छे से और याद कीजिए, नोट्स बनाइए और देखते रहिए हाइप क्लासेस। धन्यवाद।